डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की बिल्डिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या इंपॉर्टेंस है और क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ये लेक्चर देखो, उसके बाद आज वाला देखो। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्म कर दूं, 1 अप्रैल से हम बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच है। इसमें आपको इको और बीएसटी दोनों सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी, साथ में आपको नोट्स भी दी जाएंगी। ठीक है, और 4500 इसकी क्या होगी, फीस होगी। ये मैं आपको इन्फॉर्म कर, ठीक है ना। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए कमेंट करो, वहाँ पे नंबर पिन करूँगा, फिर बात कर सकते। ठीक है, चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। पीछे हमने माइक्रो पढ़ा था, छोटे लेवल पे स्टडी जब की जाती है तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और आज हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, यानी कि लार्ज लेवल की स्टडी करेंगे। तो देखो, पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रोफेसर के ई बोल्डिंग की डेफिनेशन दी हुई थी, और यहाँ पे भी मैं आपको के ई बोल्डिंग की डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल क्वांटिटी यानी व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉट लिखा हुआ, नहीं करते हैं लिखा है। बट विथ एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, लेकिन इन क्वांटिटीज की एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, कुल जिसको बोलते हैं, कुल का अध्ययन किया। जैसे मान लो मैंने कहा ये एक एक इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। तो ये सब मिल करके कितना उत्पादन कर रहे हैं, सबको टोटल करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। ठीक है ना। पीछे वाले में क्या था, हम सिर्फ एक स्टडी करते थे, एक मतलब कि यूनिट है, एक कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, उसका अध्ययन क्या करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी, इंडिविजुअल क्वांटिटी का अध्ययन हमको नहीं करना है, बल्कि हमें इन सब के टोटल का अध्ययन करना है। पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज ने मिल करके कितना उत्पादन किया उसका अध्ययन करना है। एग्रीगेट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज लिखा हुआ, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। आगे देखो, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, हम किसका अध्ययन करते थे, इंडिविजुअल इनकम का। मैंने बताया था, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं पर मंथ 10,000 अर्न कर रहा हूँ, तो ये माइक्रो लेवल पे हो गया। पर यहाँ पे क्या है, बट विद द नेशनल इनकम। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक व्यक्ति की क्या आय है उसके बारे में अध्ययन नहीं किया जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर आगे देखो है, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइजेस। कोई एक वस्तु है उसकी क्या कीमत है उसके बारे में अध्ययन नहीं किया जाता, बट विथ द प्राइस लेबल्स। प्राइस लेबल्स, प्राइस लेबल्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पूरे देश में वस्तुओं की क्या कीमत है। जैसे मान लो हमने कहा कहीं पे प्याज 40 रुपए किलो मिल रही है, तो हमारे कंट्री के किसी अदर स्टेट में हो सकता है 30 रुपए किलो मिल रही हो। तो इन सब का एक जनरल निकाला जाएगा कि हमारे देश में ऑनियन की प्राइस लगभग पूरे देश में एवरेज जो है वो इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइस का अध्ययन नहीं किया जाए, किसी एक वस्तु की कीमत का अध्ययन ना करके हम देश में प्राइस लेवल, महंगाई जिसको कह सकते हो, इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, प्राइस का बस नहीं, पूरे देश में क्या महंगाई है, क्या कीमतें, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे है, नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट्स। एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि नेशनल आउटपुट, हमारे राष्ट्रीय स्तर पे क्या उत्पादन है, क्या आउटपुट आ रहा है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब समझ लो कि इंडिविजुअल स्तर से यहाँ हमें ऊपर उठना है, और अब हमें देश के लेवल पे चीजों को करना है कि राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है ना, हमारे देश में क्या रोजगार है, कितना कैसे लोग खर्च कर रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहे हैं, जब इन सबका अध्ययन करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, मैक्रो। ठीक है, अब जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था उसको हम एक और नाम से जानते थे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था उसको हम लोग एक और नाम से जानते थे, और वो नाम क्या था, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते थे। उसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स को तीन और अलग अलग नाम से जाना जाता है।
तीन अलग अलग नाम कौन से हो गए? पहला हो गया एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट टोटल की स्टडी करते हैं, टोटल किसी एक व्यक्ति ने कितना उत्पादन किया उसका अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन करता है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन सभी ने कितना उत्पादन किया उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। पहला नाम ये हो गया। सेकंड देखो, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्र में रोजगार कैसा है ना, कि हमारे देश पे एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, हमारे देश की इनकम क्या है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम क्या है? नेशनल इनकम एनालिसिस। यहाँ पे देखो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ नेशनल इनकम का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको नेशनल इनकम एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मान लो कभी ऐसा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछता है और पूछ लेता है व्हाट इज एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि भाई एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स को ही मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसी तरीके से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स पूछ लेता है कि ये क्या होता है, तो इसका मतलब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। नेशनल इनकम एनालिसिस क्या, अगर वो पूछ लिया तो यहाँ भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है और 1 नंबर में कोई भी यहाँ से उठा करके ऑब्जेक्टिव दे सकता है, ठीक है। तो प्रोफेसर सुल्ज हैं, उनका भी एक कथन है, उनकी भी एक कमेंट्री है इसके ऊपर। द मेन टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने क्या कहा था? प्राइस थ्योरी कहा था, ठीक है। प्राइस थ्योरी बोला हुआ था माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, इन्होंने ही, प्रोफेसर सुल्ज ने ही बोला हुआ था। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन्होंने क्या कहा है कि नेशनल इनकम का एनालिसिस करना मेन टूल होता है। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? नेशनल इनकम का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यहां से भी 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखा और अदर नाम से, मतलब कि बाकी किन किन नामों से जाना जाता है, वो भी मैंने आपको बता दी। अब चलो यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स विशेषताएं क्या। पहला देखो, ब्रॉडर आउटलुक लिखा हुआ है। यहाँ भी हमें चीजों को रिलेट करना है, ठीक है ना। ब्रॉडर आउटलुक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम पूरी इंटायर इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। इंटायर इकोनॉमी, ठीक है, इंटायर इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ब्रॉडर लेवल पे सोचना होगा। ब्रॉडर आउटलुक का क्या मतलब हुआ? विशाल दृष्टिकोण रखना होगा आपको, ठीक है ना, यानी कि एक बड़े लेवल पे सोचना होगा, ठीक है। इसीलिए तो हम इसको एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि यहाँ पे इंटायर इकोनॉमी का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम इंडिविजुअल के नहीं बल्कि पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए हमें यहाँ पे ब्रॉडर आउटलुक लेकर के चलना होता है, ठीक है, ये चीजें। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ब्रॉडर एनालिसिस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कर रहे थे? छोटे लेवल पे एनालिसिस कर रहे थे, पूरी इकोनॉमी के किसी एक छोटे से हिस्से का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी का ही अध्ययन करना होगा। इसीलिए देखो ब्रॉडर एनालिसिस कहा गया है कि बड़े लेवल पे आपको एनालिसिस करना होगा, बड़े लेवल पे आपको जांच करनी होगी, ठीक है। तो ब्रॉडर एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे ना सोच करके हमें लार्ज लेवल पे सोचना होगा। जैसे यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में सोचना होगा, फिजिकल पॉलिसीज के बारे में सोचना होगा, टैक्सेशन के बारे में सोचना होगा, ठीक है। नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट कैसा है उसके बारे में सोचना होगा। मतलब ब्रॉडर एनालिसिस लेके चलना है, किसी छोटे लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, देश के स्तर पे, है ना, ऑन द लेवल ऑफ कंट्री। हमें देश के स्तर पे इन समस्याओं का समाधान करना है, ठीक है। तो नेशनल इनकम के बारे में अध्ययन करोगे, फिजिकल पॉलिसी क्या है, कैसे टैक्सेशन लगाया जाए, कितना टैक्स लगाया जाए, ठीक है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के बारे में सोचा जाता है। ब्रॉडर एनालिसिस इसको कहता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाए, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैक्रो लेवल पे, ठीक है ना, हम देश की इनकम क्या है, यानी कि आप कह सकते हो नेशनल इनकम, और नेशनल एम्प्लॉयमेंट क्या है उसके बारे में अध्ययन
करते हैं, इसीलिए इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि वहां पे हम ये सोच रहे थे कि हम कितना कमा रहे हैं, हम हमें रोजगार मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ है, माइक्रो पे हम सोच रहे थे। लेकिन मैक्रो पे क्या सोचना है कि नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्र की आय क्या है, ठीक है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट क्या है, देश के लेवल पे, राष्ट्र के स्तर पे कैसा एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ, कैसा रोजगार मिला हुआ है, ये सब स्टडी की जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा ये हो गया। चौथा देखो, मुचुअली डिपेंडेंट है। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला गया, मुचुअली डिपेंडेंट है। मुचुअली डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे निर्भर है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो पे निर्भर है। दोनों इंडिपेंडेंट नहीं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है ना, मुचुअली डिपेंडेंट होते हैं। और अगर माइक्रो लेवल पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, मतलब माइक्रो लेवल में कोई हरकत हुई, कुछ भी, मतलब कि कुछ भी होता है माइक्रो लेवल पे, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, मैक्रो लेवल पे पड़ेगा। और अगर मैक्रो लेवल पे कोई बदलाव आ रहे हैं, कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है, किसी प्रकार का प्रभाव होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो माइक्रो लेवल पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, तो दोनों एक दूसरे ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ये हमारी आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, वहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ में जो लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ये जो हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, उसको आपको शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो 11th में उनको भी शेयर करो, ताकि अगले साल पहुंच जाए कोचिंग। ठीक, बट 12th में जो है उनको तो शेयर करना ही करना। ठीक है, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।